मैं बचपन से ही दबंगों के बीच बड़ा हुआ हूँ। मेरे सबसे बड़े ताऊ पहले तिलंगकवाऊ जेल के किंग थे। मेरे दूसरे ताऊ ने तो अकेले सिर्फ एक चाकू लेकर हजारों लोगों का सामना किया था। और एयरपैट, वो पूरे जिंको सिटी के अंडरवर्ल्ड का किंग है। बचपन से ही उन्होंने मुझे सिखाया था कि बातों से ज्यादा मुक्के की कीमत होती है। इसलिए जब मैं 5 साल का था तब पूरे गांव में कोई भी मुझे हरा नहीं सकता था। जिस दिन मेरे जवान होने का जश्न मनाया जा रहा था, उसी दिन मैं अपने दूसरे ताऊ के बेटे को बॉक्सिंग फाइट के लिए चैलेंज देने जा रहा था। लेकिन तभी एयरपैट ने मुझे जोर से आवाज लगाकर वापस घर बुला लिया। उसने कहा कि मेरे असली चाचा और चाची आ चुके हैं। जैसे ही उन्होंने मेरा दबंग अंदाज देखा, वो ऐसे एक्ट करने लगे जैसे उन्हें मुझ पर बहुत तरस आ रहा हो। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए और जबरदस्ती मुझे अपनी हवेली ले जाने लगे ताकि मैं भी एक आलीशान जिंदगी जी सकूं। मैं उनकी बातों पर यकीन कर बैठा, लेकिन जैसे ही मैं उस मेंशन में पहुंचा तभी मुझे पता चला कि शुरू से ही उनका मकसद सिर्फ मुझे ढाल बनाना था ताकि उनके सारे गुनाहों और गलतियों का इल्जाम मेरे सिर पर डाल सकें। लेकिन माफ करना, मैं कोई सीधा साधा भेड़ नहीं हूं, मैं एक खूंखार भेड़िया हूं। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा तभी ड्राइंग रूम से एक लड़के की आवाज सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया और अपने उस तथाकथित असली चाचा की तरफ देखा, जिसे हम ताऊ शू एंगोट कहेंगे। ये मत कहना कि इस घर में अभी भी कोई फेक यंग मास्टर रहता है। ताऊ शू एंगोट के चेहरे पर साफ शर्म दिखाई दे रही थी। जब तुम बचपन में खो गए थे, तुम्हारे मम्मी पापा उस सदमे को सहन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने एआई को अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन कुछ साल बाद दोनों की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। हमारे पास तुम्हारे परिवार का बिजनेस संभालने और उसकी देखभाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, इसलिए वो कोई फेक यंग मास्टर नहीं है, वो भी तुम्हारे मम्मी पापा का बेटा है। कुछ सालों तक उसने तुम्हारी जगह लेकर तुम्हारे माता पिता का साथ दिया था, इसलिए तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी मेरी चाची चाइनिंग मेरे पास आई। उसने उस बेचारे बनने वाले फेक यंग मास्टर के कंधे पर हाथ रखा। ये तुम्हारा भाई एआई है। असल में तुम्हारा नाम आही रखा जाना था, लेकिन क्योंकि तुम्हारा भाई इतने सालों से यही नाम इस्तेमाल कर रहा है, अब उसे बदलना बहुत झंझट होगा, इसलिए आज से तुम्हारा नाम शुई होगा। मैंने तुरंत पूछा, मैं अपना नाम क्यों बदलूं? मेरा अपना नाम है, तुम लोग मुझे लिन बाबा कह सकते हो। इतना सुनते ही ताऊ शू एंगोट के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ये कैसा घटिया नाम है? हमने तुम्हारा नाम पहले ही बर्थ सर्टिफिकेट में रजिस्टर करवा दिया है। आज से तुम्हारा नाम शुई ही होगा। मैं कुछ और बोलने ही वाला था कि शुई मेरे सामने आ गया। उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे अभी रो पड़ेगा। भैया, क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने आपका नाम ले लिया? सॉरी भैया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अगर आपको सच में शुई नाम पसंद नहीं है तो मैं अपना नाम आपको वापस दे देता। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मतलब नाम तो मुझे वापस दे दोगे, लेकिन ये पूरा परिवार वापस देने का कोई इरादा नहीं है। तुम लोग मुझे वापस यहाँ ले आए, लेकिन इसे घर से निकालने का कोई इरादा नहीं। मेरी बात सुनते ही चाची चिन प्रनिंग ने मुझे घूर कर देखा। आज ही इस घर में आए हो और अभी से एआई को घर से निकालना चाहते हो? तुम्हारे चाचा ने अभी अभी बताया ना, अगर एआई नहीं होता तो तुम्हारे मम्मी पापा उन मुश्किल सालों को कभी झेल नहीं पाते। तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, लेकिन उल्टा तुम उसी पर दबाव बना रहे हो। सच में तुमने हमें निराश कर दिया। इतना कहकर ताऊ शू एंगोट ने चाची चिन प्राणिंग को आंख मारकर चुप रहने का इशारा किया। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। मैं आराम से ड्राइंग रूम में गया और पूरे घर को गौर से देखने लगा। ठीक है, बस वो मुझे परेशान न करे, उसे यहाँ रहने और खाने दो। उसके बाद मैंने किसी से कोई बात नहीं की और सीधा ऊपर अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। जब मेरी आंख खुली तब रात हो चुकी थी। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। मैं नीचे पानी लेने जा ही रहा था कि तभी सेकंड फ्लोर के स्टडी रूम से ताऊ शू एंगोट और चाची चिन की बातें सुनाई देने लगी। सब ठीक से हो गया? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? चाची चिन की आवाज में साफ नफरत थी। गड़बड़ कैसी? चाहे वो कितना भी तेज दिमाग वाला क्यों ना हो, आखिर है तो सिर्फ 18 साल का लड़का। उसे कुछ भी शक नहीं होगा। फिक्र मत करो, मैंने उसके नाम का इस्तेमाल मेडिकल रिकॉर्ड में कर दिया है। जिस आदमी ने लड़की को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया और जिसकी वजह से उसने अबॉर्शन कराया, उसका नाम अब लिन बाबा दर्ज हो चुका है। इससे हमारे शुई की रेपुटेशन कभी खराब नहीं होगी। अच्छा हुआ। उसे वापस घर लाने का सिर्फ एक ही फायदा है, शुई के सारे गुनाह उसी के सिर मढ़ दिए जाएंगे। और दूसरी बात, अगर कभी सच्चाई बाहर भी आ गई तो जेल उसी निकम्मे को होगी। हमने यांग को इतनी मेहनत से बड़ा किया है, मैं उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूं। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। मैं सीधा किचन की तरफ चल पड़ा। आखिर मैं सिर्फ 18 साल का लड़का ही तो हूँ, है ना? बस मुझे मजबूर करते रहो। लगता है अब ये खेल और भी मजेदार होने वाला है। अगली सुबह जब मैं नीचे आया तो सोफा पर 2 लोग बैठे हुए थे। एक था शुई और उसके साथ एक क्यूट और खूबसूरत लड़की। सीढ़ियों से उतरते हुए मैंने उन्हें इस साल होने वाले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करते हुए सुना। किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हो? क्या लगता है तुम्हारे स्कोर से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा? लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मिला, डैडी ने कहा जरूरत पड़ी तो वो हम दोनों को अब्रॉड भी पढ़ने भेज सकता है। कोई कंट्री पसंद है तुम्हें? तुम्हें इटली कैसी लगती है? शुई के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही। अगर हम दोनों साथ में अब्रॉड चले गए तो लोगों को क्या लगेगा जब उन्हें पता चलेगा? मेरा एग्जाम अच्छा गया है, पक्का 500 पॉइंट्स तो आ ही जाएंगे।
ये सुनकर मैं दूध पीते पीते हंस पड़ा। हालांकि मुझे यहाँ आए सिर्फ कल ही हुआ था, लेकिन नौकरों से मुझे पहले ही पता चल चुका था। इन 5 सालों में इस बूढ़े शू और पागल आंटी चिन ने इस फेक यंग मास्टर पर पानी की तरह पैसा बहाया था। पियानो, हॉर्स राइडिंग, गोल्फ, यहाँ तक कि प्राइवेट ट्यूटर्स, हर चीज के लिए सबसे महंगे और सबसे बेहतरीन टीचर्स रखे गए थे। इतना सब होने के बाद भी सिर्फ 500 पॉइंट्स आने पर प्राउड होना चाहिए। मेरी हंसी सुनते ही सोफा पर बैठी लड़की गुस्से में खड़ी हो गई। तुम ही हाई के बड़े भाई हो, तुम्हें रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं सिखाई गई। मैं और हाई अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, तुम हम पर हंस क्यों रहे हो? मैंने दूध का गिलास नीचे रखा और उसकी गुस्से वाली शक्ल की तरफ देखा। वाओ, रिस्पेक्ट की इतनी बड़ी देवी हो तुम। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने ये नहीं सिखाया कि किसी से सवाल पूछने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए? शुई तुरंत खड़ा हुआ और लड़की की बाह हल्के से पकड़ ली। रुयान, बस करो, मुझे यकीन है कि भैया का कोई बुरा मतलब नहीं था, तुम गलत मत सोचो। भैया, ये लियो रुयान है। अंकल लियो हमारे फैमिली फ्रेंड है। मैं और रुयान बचपन से साथ बड़े हुए हैं। अब मुझे समझ आया, ये दोनों वही बुक वाले बेशर्म कपल हैं। भैया, मॉमी और डैडी ने कहा कि आपने भी इस साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिया है। क्या आपने अपना स्कोर एस्टिमेट किया है? क्या लगता है कितने पॉइंट्स आएंगे? वैसे भी प्रोविंस की एजुकेशन ऐसी ही होती है। अगर कम मार्क्स आए तो कोई बात नहीं, 1 साल ड्रॉप लेकर फिर से एग्जाम दे देना। मैंने आराम से कहा, कम से कम 700 पॉइंट्स। बस पता नहीं पूरे कंट्री में टॉप 1 बन पाऊंगा या नहीं। ये सुनते ही शुई ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, भैया आप भी ना कितना मजाक करते हैं। वहीं लियो रुयान जोर जोर से हंसने लगी। हा हा हा, तुम्हें पता भी है क्या बोल रहे हो? 700 पॉइंट्स? खुली आंखों से सपना देख रहे हो क्या? इतने में पागल आंटी चिन भी सीढ़ियों से नीचे उतर आई। मैंने पहले ही कहा था, प्रोविंस में रहकर तुमने कुछ भी अच्छा नहीं सीखा। मुंह खुलते ही सिर्फ झूठ निकलता है। मुझे तो तुम्हारी वजह से शर्म आ रही है। अपने भाई से कुछ सीखो कि एक असली रिच फैमिली का बेटा कैसे बनते हैं। मैंने उस लोकल टीटा फेंगी की तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। मुझे घर आए अभी दूसरा ही दिन था और अब उन्होंने अच्छे बनने का नाटक करना भी छोड़ दिया था। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि मेडिकल रिकॉर्ड्स बदलने के बाद अब मेरी कोई कीमत नहीं बची। मैंने ड्राइंग रूम में बैठे किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, सीधे टीटा फेंक के पास से निकलकर ऊपर चला गया। रिच फैमिली का बेटा? रिच फैमिली का बेटा बनने से पहले असली बेटा होना जरूरी होता है ना? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि जिसे बचपन में छोड़ दिया गया हो वो अडॉप्टेड बच्चा ही इस घर का यंग मास्टर बन जाए। मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं? 1 हफ्ते बाद मार्क्स आने पर सबको पता चल जाएगा, तब तक फैसला करना देर नहीं होगी। अगले 1 हफ्ते तक लियो रुयान लगभग हर दिन शू फैमिली के घर आने लगी। वो और शुई हर रोज मेरा दिन खराब करने की कोशिश करते, मुझ पर ताने कसते और वो लोकल टीटा फेंकी हमेशा उनकी साइड लेती। लेकिन मैं हूँ लिन बाबा, सिर्फ मेरे मुक्के ही नहीं, मेरी जुबान भी उतनी ही तेज है। उनके हर ताने का मैंने ऐसा जवाब दिया कि आखिर में हार हमेशा उनकी ही होती। चलो, कम से कम मेरी बोरिंग लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट तो मिल रहा था। फिर आखिर वो दिन आ गया जब एग्जाम रिजल्ट्स आने वाले थे। लियो रुयान, शुई, लोकल टीटा फेंक, यहाँ तक कि बेवकूफ टीटो शू भी उस दिन ऑफिस नहीं गया। सब रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे। टाइम होते ही टीटो शू पहले शुई का रिजल्ट देखने ही वाला था कि तभी शुई मासूम बनते हुए बोला, पहले भैया का रिजल्ट देख लेते हैं ना। अगर सच में इन्हें 700 पॉइंट्स मिले हैं तो ये भी तो हमारे फैमिली के लिए प्राइड की बात होगी। सुनने में बात बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए जो चालाकी चमकी वो मुझसे छिप नहीं पाई। मुझे उसके साथ एक्टिंग करने का मन ही नहीं था। मैंने सिर झुकाया और आराम से अपना आईडी नंबर मोबाइल में डाल दिया। सिर्फ 1 सेकंड बाद मैंने फोन सबके सामने कर दिया। स्क्रीन पर साफ लिखा था, लैंग्वेज 128, मैथ 145, इंग्लिश 148, साइंस 150, टोटल स्कोर 721। ड्राइंग रूम में बैठे सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने मुस्कुराते हुए फोन वापस अपनी तरफ खींच लिया। 721। चक, लगता है मैंने अपना एस्टिमेट थोड़ा गलत लगाया था। मुझे लगा था सिर्फ 700 ही आएंगे। लगता है इस बार एग्जाम में लक कुछ ज्यादा ही अच्छा था। क्या हुआ? अभी तो कह रहे थे कि ये पूरे फैमिली की इज्जत की बात होगी। अब सबकी आंखों की चमक कहाँ चली गई? अब शुई से बेचारे बनने की एक्टिंग भी नहीं हुई। वो जोर से चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? ये रिजल्ट फेक होगा। जो बाहर पला बढ़ा हो वो इतने हाई मार्क्स कैसे ला सकता है? ये देखते ही लोकल टीटा फेंगी तुरंत भागकर शुई को गले लगा लिए। बस अब शांत हो जाओ, फेक कभी भी असली नहीं बन सकता। ओके, काम डाउन। आंटी यही है तुम्हारे साथ। मैंने पहले ही पता कर लिया है, जिस प्रोविंस में ये बड़ा हुआ वहां सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल है, वहां तो हाई स्कूल भी नहीं है। ये कभी स्कूल गया ही नहीं, तो फिर इतने हाई मार्क्स कैसे ला सकता है? ये सिर्फ एक फ्रॉड है। तुम फिक्र मत करो। आंटी फेंक की बातें सुनकर बेवकूफ अंकल को भी होश आ गए। कोई बात नहीं, अगर मार्क्स कम आते तो भी ठीक था, लेकिन इस फैमिली में झूठ बोलने वालों की कोई जगह नहीं है। तुम हमारे असली भतीजे हो। अगर तुम पढ़ नहीं पाए तब भी हम तुम्हें नीचा नहीं दिखाते। फिर तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे फेक ब्रदर का कितना दिल दुखा है। अभी के अभी उससे माफी मांगो। अंकल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि तभी उनका फोन बज उठा। हेलो, क्या? पता चला कि चिंगहुआ यूनिवर्सिटी एडमिशंस ऑफिस की कॉल अभी तक होल्ड पर थी। उसी समय चिन का फोन भी बज उठा। हेलो, जिंगदा यूनिवर्सिटी एडमिशंस ऑफिस, आप लिन बाबा से बात करना चाहते हैं? कॉल खत्म होने के बाद
ड्राइंग रूम में खड़े चारों लोग एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। मैंने ही सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। क्या हुआ? अभी तो कह रहे थे कि मैं कभी स्कूल ही नहीं गया। अब क्या? क्या चिंगहुआ और जिंगदा यूनिवर्सिटी के एडमिशंस ऑफिस भी मेरे पैसे देकर बुलाए हुए एक्टर हैं? अभी कुछ देर पहले तो कह रहे थे कि मैं आपका असली बेटा हूं, है ना? तो अब मेरे लिए कोई खुश क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, मैं सिटी के स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन प्रोविंस में मेरे अंकल टिलंके प्रिजन के एक बिग बॉस हैं। वहां जितने भी लोग आते हैं उनमें टॉप यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी होते हैं। अगर मैं ठीक से पढ़ाई नहीं करता तो मेरे अंकल पूरे गांव में डंडा लेकर मेरे पीछे भागते। ये सोचते ही मैंने अनजाने में अपना सिर पकड़ लिया। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे 721 मार्क्स आए हैं तो पक्का फिर से वही डंडा मेरे सिर पर पड़ेगा। सबसे पहले अंकल को होश आया। खुश? अरे हम बहुत खुश हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ब्रिलियंट निकलोगे। मैंने फेक ब्रदर की तरफ देखा। मेरे प्यारे फेक ब्रदर, अब मेरा रिजल्ट तो देख लिया, अब तुम्हारी बारी है। फेक ब्रदर ने मुझे नफरत से घूरा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। फिर वो मुड़ा और भागता हुआ घर से बाहर निकल गया। तुम? लियो रोयान ने मेरी तरफ उंगली दिखाई। वो बार बार कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन आखिर में उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आखिर वो भी फेक ब्रदर के पीछे बाहर चली गई। मैंने फिर अंकल और उनकी पत्नी की तरफ देखा। टीटाचिन मुझे घूर रही थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अंकल जबरदस्ती मुस्कुराए और टीटाचिन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, भतीजे, मैं और तुम्हारी आंटी जरा स्टडी रूम में जा रहे हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी है, सबको बताना तो पड़ेगा। मैंने मुस्कुराकर सिर्फ कंधे उचका दी। जो करना है कर लीजिए। उनके ऊपर जाते ही टीटाचिन के दांत पीसने की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। करीब 10 मिनट बाद मैं जानबूझकर धीरे धीरे चलता हुआ स्टडी रूम के दरवाजे तक पहुंच गया। अंदर से टीटाचिन की आवाज आ रही थी, कुछ भी करो, लेकिन इस रिजल्ट को मैनिपुलेट करना ही होगा। इतने हाई मार्क्स और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, वहां सिर्फ शुई ही जाएगा। क्या तुम सच में उस गंवार गांव वाले को वहां भेज दोगे? जरा सोचो, जब से उसे घर लाए हैं हमारे एआई ने कितनी तकलीफ झेली है। क्या तुम्हें उसके लिए जरा भी दर्द नहीं होता? अंकल की आवाज में हिचकिचाहट थी। लेकिन वो हमारा असली भतीजा है। अगर वो सिर्फ कोई मामूली गांव का लड़का होता तो अलग बात थी, लेकिन तुमने भी देखा वो कितना इंटेलिजेंट है। भविष्य में वो बहुत आगे जाएगा। हमारी शू फैमिली। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि धड़ाम, पोरसलिन टूटने की तेज आवाज गूंज उठी। टीटाचिन गुस्से से चिल्लाई, ये अच्छा अंकल बनने का ड्रामा मेरे सामने मत करो। भूल गए क्या? पिछले इतने सालों से हमारे साथ कौन रहा है? खून का रिश्ता आखिर किस काम का? मैं साफ कह रही हूँ, अगर एआई के साथ कुछ भी गलत हुआ तो क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा? और उस दूसरी बात का क्या? हमें नहीं पता वो राज कब बाहर आएगा। क्या तुम सच में शुईजी को जेल जाते हुए देख पाओगे? स्टडी रूम में लंबी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद मुझे अंकल की धीमी आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया। ये सुनते ही मैं मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ लौट गया। लगता है जल्द ही एक बहुत अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। अगली सुबह जब मैं नीचे आया, पूरा घर खाली था। ड्राइंग रूम के सोफा पर सिर्फ लियो रुयान बैठी हुई थी। मुझे देखते ही वो खड़ी हो गई। फेक ब्रदर, ज्यादा घमंड मत करो। क्या सिर्फ इंटेलिजेंट होने से खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हो? वैसे भी तुम जैसे गांव वालों की यही प्रॉब्लम होती है। बस अच्छे मार्क्स क्या आ गए, लगता है पूरी दुनिया जीत ली। लेकिन उससे होगा क्या? एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, फिर अच्छी जॉब करोगे, तो क्या? जिस चीज के लिए तुम पूरी जिंदगी मेहनत करोगे वो तो हमारे जैसे फैमिलीज के लिए सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। शू फैमिली सिर्फ शुईजी को ही अपना बेटा मानेगी, और लियो फैमिली में शादी भी सिर्फ एआई से ही होगी। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैंने चिढ़कर अपना कान खुजाया। रुको रुको रुको, शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं, मेरा नाम फेक ब्रदर नहीं है, मेरा नाम लिन बाबा है। लियो रुयान वहीं रुक गई। कुछ पल के लिए उसकी बोलती बंद हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि मेरी बात का जवाब कैसे दे। उसका चेहरा देखकर मैं हंस पड़ा। फिर ऐसे बोला जैसे अभी अभी कुछ याद आया हो। ओह, तो तुम यहाँ इसलिए आई हो? तुम्हें डर है कि कहीं मैं फेक ब्रदर की होने वाली मंगेतर, यानी तुम्हें उससे छीन ना लूं। हे सॉरी, ए सिटी वाली डेल्यूशनल लड़की। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो कभी हमारे गांव भी आ जाना। वहां की हमारी मूस भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। मेरी नजर में तो तुम उसकी बराबरी भी नहीं कर सकती। यहाँ मुझ पर भौंकने में अपनी एनर्जी बर्बाद करने से अच्छा है कि जाकर अपने उस बचपन के प्यार को हरा दो जिसे तुम इतना चाहती। लेकिन लियो रुयान ने मेरी एक भी बात पर यकीन नहीं किया। उसने घमंड से अपनी भौं उठाई। अपनी बेइज्जती छुपाने की कोशिश मत करो। शू फैमिली में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अगर मैं तुम्हें पसंद भी कर लूं और तुम लियो फैमिली के दामाद बन जाओ, तभी जाकर तुम्हारी किस्मत खुलेगी। लेकिन अफसोस, तुम जानते हो सोसाइटी में लोग क्या कहते हैं। भले ही तुम शू फैमिली के असली बेटे हो, लेकिन बड़े तो गांव में ही हुए हो। तुम बस शू फैमिली के खून वाले एक मामूली देहाती हो। बस सिर्फ लियो फैमिली की रेपुटेशन के लिए भी मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। इसलिए मैंने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। बस अब एक शब्द भी मत बोलो, वरना मुझे उल्टी आ जाएगी। लियो रुयान, सुन लो, सिर्फ शू फैमिली ही नहीं, तुम्हारी लियो फैमिली भी मेरी नजरों में कुछ नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया और फोन निकालकर सीधे डैड को कॉल लगा दी। डैड, यहाँ एक लड़की मुझे परेशान कर रही है, क्या आप इसे ईस्ट अफ्रीका भेज सकते हैं? डैड ने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया।
उनकी आवाज हमेशा की तरह जोश से भरी हुई थी। ठीक है, मैं तुम्हारे अंकल से कह देता हूँ। अगले ही पल डैड की आवाज नरम हो गई। लिनलिन बेटा, अगर वहां खुश नहीं हो तो वापस गांव आ जाओ। तुम्हारा डैड तुम्हें पूरी जिंदगी प्रिंस जैसी लाइफ देगा, न कोई टेंशन न कोई परेशानी। और अगर तुम्हें वहीं बड़े सिटी में रहना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। घर, कार, कंपनीज सब तुम्हारे लिए पहले से तैयार हैं। ये सब डैड ने बहुत पहले से तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है। मेरी फोन कॉल सुनते ही लियो रुयान जोर जोर से हंसने लगी। हा हा हा, तुम खुद अपनी बातें सुन रहे हो, बहुत फनी हो, खुद को समझते क्या हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा डैड एक गांव का मामूली किसान तुम्हारे लिए क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा खेत जोतने के बाद तुम्हें 2 एक्स्ट्रा भुट्टे दे देगा। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो जाकर एआई से माफी मांग लो, वरना बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम पर रहम नहीं किया। मैंने उसे कोई जवाब नहीं, बस ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। आखिर जब भेड़ियों का असली राजा किसी छोटे से कुत्ते के सामने खड़ा होता है तो उसके भौंकने की तरफ ध्यान देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अरे रुको, गलत बोल गया। अभी तो मैं सिर्फ भेड़ियों का यंग किंग हूँ। असली वुल्फ किंग तो मेरे डैड हैं। भले ही वो देखने में एक साधारण गांव वाले लगते हों, लेकिन बचपन से ही मुझे पता था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने गांव में सिर्फ इसलिए रहना चुना ताकि शांति से दुनिया की भागदौड़ से दूर अपनी जिंदगी जी सके। और सिर्फ डैड ही नहीं, पूरा गांव, वहां रहने वाला हर इंसान उनका पुराना साथी या भरोसेमंद आदमी। बचपन से ही डैड ने मुझे गांव के सभी अंकल्स के साथ ट्रेनिंग करने दी। उस समय मैं बहुत छोटा था, लेकिन किसी ने भी मुझ पर कभी रहम नहीं किया। इसी वजह से जब मैं 10 साल का हुआ तो पूरे गांव में किसी को भी हरा सकता था, कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाता था। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे मुझे डैड की असली पहचान का पता चला। बिना मजाक, डैड कभी जिंक, जो कि पूरे अंडरग्राउंड वर्ल्ड के किंग हुआ करते थे, बाद में उन्होंने सब छोड़कर एक साफ सुथरी जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन उनके पास जो वेल्थ और कनेक्शंस थे, वो जिंक जो कि सबसे बड़ी फैमिलीज को भी डराने के लिए काफी थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे देखा और अडॉप्ट कर लिया। वो नहीं चाहते थे कि मैं भी उस अंधेरी दुनिया में फंसूं, इसलिए वो अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों को लेकर और मुझे साथ लेकर एक शांत गांव में आकर बस गए, जहां शहर की हलचल से दूर सुकून की जिंदगी जी सके। डैड ने सिर्फ लड़ाइयों से दूरी बनाई थी, लेकिन शू फैमिली और लियो फैमिली जैसी छोटी मोटी फैमिलीज के लिए उन्हें खुद हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ उनका एक इशारा और उनके लिए काम करने वालों की लाइन लग जाती। जब मैं और लियो रुयन आमने सामने खड़े थे, तभी अंकल, टीटाचिन और फेक ब्रदर घर लौट आए। घर में घुसते ही टीटाचिन मीठी मुस्कान के साथ मेरे पास आई। अच्छा हुआ तुम घर पर ही हो, मैंने सोच लिया है। तुम नाराज इसलिए थे ना, क्योंकि तुम्हारे फेक ब्रदर ने तुम्हारा नाम ले लिया था। मैंने और तुम्हारे अंकल ने बात कर ली है। अब तुम्हारा नाम तुम्हें वापस दे दिया जाएगा। आज से फिर से तुम ही शुई कहलाओगे, इसलिए अब हमसे नाराज मत रहना, ठीक है? फिर अंकल भी नकली मुस्कान के साथ मेरे पास आए। देखो, हम दोनों तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जब तुम्हारा नाम वापस बदल जाएगा तब हमारा फैमिली सच में पूरा हो जाएगा। जो भी तुम्हारा है सब तुम्हें ही मिलेगा। उनकी बातें सुनकर मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। क्या उन्हें सच में लगता था कि मुझे उनकी चाल समझ नहीं आई? सीधी सी बात थी, वो हमारा नाम बदलकर फेक ब्रदर को मेरी कॉलेज सीट दिलाना चाहते थे, और साथ ही भविष्य में उसके सारे गुनाह मेरे सिर मढ़ना और भी आसान हो जाता। असल में मैं शू फैमिली की प्रॉब्लम अकेले ही निपटाना चाहता था, ताकि डैड को परेशान न करना पड़े। लेकिन अभी अभी तो मैंने डैड को कॉल किया था, और जब मेरे पीछे इतना बड़ा बैकअप खड़ा है तो उसका फायदा क्यों ना उठाऊं? बस मैंने भी एक्टिंग करना छोड़ दिया। मैंने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और सामने खड़े लोगों को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, हम सब बड़े लोग हैं, तो क्या अब ये हैप्पी फैमिली वाला ड्रामा बंद कर सकते हो? मुझे घिन आने लगी है। तुम लोग मुझे 5 साल बाद इसलिए वापस लाए हो ताकि मुझे फेक ब्रदर का स्केपगोट बना सको। उसने न जाने कितनी लड़कियों के साथ खेला है, उसने न जाने कितने मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, और न जाने कितने कांड और क्राइम्स किए हैं। तो तुम लोग चाहते हो कि उसकी जगह मैं जेल जाऊं, है ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं? अंकल के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। कांपती हुई आवाज में उन्होंने पूछा, तुम्हें ये सब किसने बताया? ये नामुमकिन है, तुम हमारे खून के रिश्ते वाले भतीजे हो। बस करो, मैंने ठंडी आवाज में कहा। प्लीज ये ड्रामा बंद कर दो। क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं इतना बोबो हूं? जब उन्हें समझ आ गया कि उनकी पोल खुल चुकी है तो टीटाचिन ने भी अच्छा बनने का नाटक छोड़ दिया। शुई, अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो हम भी सीधे बात करेंगे। अगर लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो हमारे प्लान के मुताबिक चलो। हम पहले ही शुई के किए हुए सारे क्राइम्स को कवर करने का इंतजाम कर चुके हैं। जरूरी नहीं कि तुम्हें कोई नुकसान हो। हम तुम्हें सिर्फ बैकअप बनाकर वापस लाए हैं। अब जब शू फैमिली तुम्हें वापस अपना चुकी है, अगर तुम हमारी बात मानोगे और चुपचाप रहोगे तो हम गारंटी देते हैं कि तुम्हें पूरी जिंदगी लग्जरी मिलेगी। तुम्हें फिर कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। टीटाचिन धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसकी आवाज में धमकी और भी गहरी होती जा रही थी। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो कॉलेज पहुंचने के बाद भी हम ये पक्का कर देंगे कि तुम वहां ज्यादा दिन टिक ही ना पाओ। मैं हल्का सा हंस पड़ा। क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फैमिली पूरी दुनिया कंट्रोल करता है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास न पैर है न मुंह? आज तक कोई पैदा नहीं हो जो अपना क्राइम मेरे सिर मढ़ सके। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, शुई जैसा निकम्मा क्या सच में तुम्हारे लिए इतना कीमती है कि उसके लिए तुम लोग इतना सब कर रहे हो? मेरी बात सुनते ही
फेक ब्रदर का गुस्सा फूट पड़ा। वो मेरी तरफ झपट पड़ा। हरामजादे, तेरा मुंह फाड़ दूंगा। खुद को समझता क्या है? एक गांव का मामूली देहाती। मेरे सामने तेरी औकात क्या है? तेरी किस्मत अच्छी है कि तू मेरे क्राइम्स अपने सिर ले रहा है। अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट मत समझ, मैं तुझे मार डालूंगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसका मुक्का मेरे चेहरे तक पहुंचने से 1 सेकंड पहले ही मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और सीधा उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार दिया। फिर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैंने उसके पेट पर इतनी जोर से किक मारी कि वो उड़कर जमीन पर जा गिरा। ये मुझे मारने आया था? पूरे गांव में कोई मुझे हरा नहीं पाया। और ये क्या चीज है? मेरा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। मैं आगे बढ़कर उसे और पीटने ही वाला था कि तभी अंकल उसके सामने आकर खड़े हो गए। चल, अगर उसमें हिम्मत है तो उसे मारकर दिखा। तुम्हें किसी का डर नहीं है क्या? सच में प्रोविंस में रहकर तुम बिल्कुल बदतमीज बन गए हो। अगर उसे मारना है तो पहले मुझे मारो। मैं हंस पड़ा। हैं? इतने साल जीने के बाद आज पहली बार किसी को खुद पिटने की रिक्वेस्ट करते देखा है। मैंने बिना एक पल गंवाए सीधा अंकल के मुंह पर भी पंच जड़ दिया। अरे, ये तो आपने खुद कहा था, तो आपकी इच्छा पूरी कर दी। शायद उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मैं सच में उन्हें मार दूंगा। काफी देर बाद जाकर वो संभल पाए। उनके चेहरे पर शौक साफ दिखाई दे रहा था। सबसे पहले टीटाचिन होश में आई। वो चीखते हुए मेरी तरफ दौड़ी। बदतमीज लड़के, अपने अंकल पर भी हाथ उठा दिया। मैं जाकर तेरे उन गंवार पेरेंट्स से पूछूंगी कि उन्होंने तुझे कैसे पाला है। इस बार मैंने बिना कुछ बोले सीधा उसे भी एक किक मार दी। वो भी धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा। तुम होती कौन हो? मेरे डैड को बीच में लाने वाली? मेरे डैड ने मुझे कैसे पाला, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उल्टा तुम लोगों ने फेक ब्रदर जैसा निकम्मा इंसान बड़ा किया है। मुझे तो तुम लोगों पर तरस आता है। मेरे गुस्से से शू फैमिली के तीनों लोग डर गए। अब उनमें से किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने नाक सिकोड़ते हुए कहा, जब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो मैं ऊपर जाकर सोता हूँ। काफी दिनों से एक्सरसाइज भी नहीं की थी। आज अच्छी वर्कआउट हो गई। मैं अभी मुड़ा ही था कि पीछे से लियो रुयान की ठंडी आवाज सुनाई दी। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। वो तुमसे बड़े हैं। मैं मुस्कुराया। उन्हें तो पीट दिया, लेकिन लगता है तुम्हें छोड़ दिया। क्या हुआ? वैसे भी तुम हमेशा मुझे तंग करती रहती हो। इतना कहकर मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सीधे सेकंड फ्लोर की तरफ चल पड़ा। लेकिन कॉर्नर पर पहुंचकर मैं अपने कमरे में नहीं गया। वहीं रुककर नीचे की बातें सुनने लगा और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। ड्राइंग रूम में काफी देर तक खामोशी छाई रही। फिर अंकल की गुस्से भरी आवाज सुनाई। अब और इंतजार नहीं कर सकते। वो गांव वाला हमारी बात कभी नहीं मानेगा। अब हमें फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। फेंक, जो एविडेंस तुमने छिपा कर रखे हैं उन्हें पुलिस को दे दो। उसे तुरंत अरेस्ट करवा देते हैं ताकि शुई की सारी मुसीबत खत्म हो जाए और हमें किसी बात की चिंता न रहे। कुछ दिन इशू ठंडा होने दो, फिर शुई और रुयन को अब्रॉड पढ़ने भेज देंगे। टीटाचिन ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, सब कुछ पहले से तैयार है। ये सब मैं संभाल लूंगी। इतना कहते हुए पागल टीटाचिन ने फेक ब्रदर के घायल पेट को सहलाया। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू लगातार गिर रहे थे। उसकी माँ ने आखिर उस बेशर्म बच्चे को जन्म ही क्यों दी? काश हमारे फैमिली का असली मेंबर शुई ही होता। शुई, फिक्र मत करो, आंटी हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। उनकी ये बातें सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार उन्होंने मूव करना शुरू कर ही दी। मैं कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था। वैसे भी जब डैड मेरे साथ है तो मुझे डर किस बात का? शायद इसी वजह से अगले कुछ दिनों में शू फैमिली में मेरी लाइफ काफी आराम से गुजरने लगी। बूढ़े अंकल, पागल टीटाचिन और यहाँ तक कि फेक ब्रदर ने भी मेरे सामने हीरो बनने की हिम्मत नहीं की। एक हफ्ता बीत गया। उस रिकॉर्डिंग डिवाइस से जिसे मैंने पहले ही स्टडी रूम में छिपा कर रखा था, मुझे फिर से अंकल और टीटाचिन की बातें सुनाई दी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्यों रोक दी? हमने तो सारे एविडेंस उन्हें दे दिए थे। अगर वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करेंगे तो उस बाहर वाले लड़के का क्या होगा? क्या सच में हमें उसे जिंदगी भर पालना पड़ेगा? अंकल ने अपनी पत्नी को शांत करते हुए कहा, अच्छा ही हुआ कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रोक दी। कम से कम हमें उसे शुई के क्राइम्स का स्केपगोट बनाने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता उन्होंने अचानक इन्वेस्टिगेशन क्यों रोक दी, लेकिन हमारे लिए तो यही अच्छी खबर है। और उस गांव वाले लड़के की चिंता मत करो, मैं खुद उसका इंतजाम करूंगा। मैं पक्का कर दूंगा कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्यों रोकी? सिंपल, क्योंकि मैंने अपने सबसे ताकतवर डैड से हेल्प मांगी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई थी। बस सही वक्त का इंतजार किया जा रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि बूढ़ा अंकल इतनी जल्दी मेरे खिलाफ कदम उठा दे। कौन सोच सकता था कि उस रात याया के दिए हुए दूध को पीने के बाद मैं सीधा बेहोश हो जाऊंगा। जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ घना अंधेरा था। मेरे हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और आसपास कई आदमियों की बातें सुनाई दे रही थी। मैं तुरंत समझ गया, अंकल ने लोगों को पैसे देकर मेरा किडनैप करवाया था। लगता है वो सच में मुझे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। मैंने ये नहीं दिखाया कि मैं जाग चुका हूँ। मैं चुपचाप सोने का नाटक करता रहा ताकि उनकी बातें सुन सकूं। यार कितनी झंझट है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने पहले कभी किसी को मारा ही नहीं। सीधा खत्म कर देते तो काम आसान था। सब उस पागल टीटाचिन की वजह से हुआ। उसे पहले इस लड़के को तड़पाना है। दूसरा आदमी बोला, बॉस फिक्र मत करो, इसे सीधे वैली ऑफ द विकेड में फेंक देंगे। वहां
वहां ये नर्क देखेगा। मैं पहले उस जगह के बारे में पता कर चुका हूँ, वहां रहने वालों से कोई लड़ ही नहीं सकता। मैं तो एक बार वहां से गुजरा था, मुश्किल से जान बचाकर वापस आया था। सुना है वहां के लोग बाहर वालों से बहुत नफरत करते हैं। अगर इस लड़के को वहां छोड़ दिया तो इसकी मौत पक्की है। ये सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। वैली ऑफ द विकेड? अरे वो तो मेरा अपना घर है। वाह, ये लोग तो बड़े अच्छे निकले, मुझे खुद घर छोड़ने जा रहे हैं। मेरी हंसी सुनते ही उनका बॉस गुस्से से भड़क उठा। उसने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी झटके से उतार दी। किस बात पर हंस रहा है लड़के? मरने वाला है। फिर भी हंसी नहीं रुक रही। इतना कहते हुए उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मैं उससे पहले ही झटके से बच गया। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और पूरी ताकत से मरोड़ दी। क्रैक! उसकी कलाई सीधी टूट गई। वो दर्द से चीखता हुआ अपनी सीट पर तड़पने लगा। मैंने आराम से अपने हाथ पैर स्ट्रेच, बहुत देर से बंधा हुआ था, हाथ सुन्न हो गए थे। मैं हंसते हुए बोला, तुम लोग सच में सोचते हो कि बचपन से मेरे एंकल्स से ट्रेनिंग लेने वाला मैं इन फटी हुई रस्सियों से बंधा रहूंगा? सपने देखना बंद करो। अपने साथी की हालत देखकर बाकी सभी गुंडों ने एक साथ मुझ पर हमला कर दिया। वैन थोड़ी तंग थी, इसलिए मूव करने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद सभी के सभी अपनी अपनी सीट्स पर पड़े कराह रहे थे। कोई अपनी पसलियां पकड़ रहा था तो कोई अपना मुंह। मैंने सबसे पास वाले गुंडे के मुंह पर एक जोरदार किक मारी। चुप, अपना गंदा मुंह बंद रखो। तभी मेरी नजर ड्राइवर पर गई। वो कांपते हुए किसी सीक्रेट कंपार्टमेंट की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। मैंने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, सीधा गाड़ी चलाता रहा। अगर एक बार भी हाथ हिलाया तो यहीं खत्म कर दूं। करीब आधे घंटे बाद आखिर मुझे अपना जाना पहचाना गांव दिखाई दी। चारों तरफ हमेशा की तरह सन्नाटा था। जैसे ही वैन रुकी, मैंने झटके से डोर खोला और दौड़ते हुए बाहर निकल गया। डैड, अंकल्स, बचाइए, कोई लिन को मारने आया है। अगले ही सेकंड मैंने देखा कि पूरे गांव की सारी लाइटें एक एक करके जल उठी। वैन के अंदर बैठे वो बुरी तरह पिटे हुए आदमी डर के मारे एकदम पीले पड़ गए। मैंने उनकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब अचानक सबकी आवाज क्यों बंद हो गई? सबने बस एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में साफ साफ गहरा डर दिखाई दे रहा था। मेरा तो जोर से हंसने का मन कर रहा था। अभी भी मेरे कानों में वैन के अंदर उनकी शेखी गूंज रही थी, सिर्फ इसीलिए कि तुमने हमें हरा दिया। खुद को बहुत बड़ा समझने लगे। अगर अब भी हमें छोड़ दोगे तो शायद हम तुम्हें विलेंस विलेज तक नहीं ले जाएंगे। बच्चे, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें अभी तक विलेंस विलेज के बारे में पता भी नहीं है। क्या कह रहे हो? इस इंडस्ट्री में हर कोई जानता है, एक बार लिन फैमिली के इलाके में घुस गए तो जिंदा वापस निकलना नामुमकिन है। वहां के लोग हद से ज्यादा बेरहम हैं, इसलिए समझदारी से समझौता कर लो। हम तुम्हें जाने देंगे ताकि तुम जिंदा रह सको, क्योंकि अगर नहीं तो उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम अब भी बच्चे हो। उनका लीडर घबराकर थूक निगल गया, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए मेरी तरफ देखने लगा। तुम्हारा मतलब क्या था? विलेनस विलेज के लोगों से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं उसे जवाब देने ही वाला था ताकि उसकी गलतफहमी दूर हो जाए। तभी मैंने देखा कि मेरे सारे चाचा अभी भी अपनी जैकेट पहने दूर से मेरी तरफ दौड़ते चले आ रहे थे। सबसे आगे पापा थे, जिन्हें मैंने आधे महीने से भी ज्यादा समय से नहीं देखा था। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं दौड़कर उनसे लिपट गया। मेरी हालत देखते ही पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कौन था? किसने तुम्हें मारा? तुम रो क्यों रहे हो? मेरे बेटे लिन शेंसन के बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने की? हरामियों, लगता है तुम लोग जीना ही नहीं चाहते। पापा के पीछे खड़े मेरे सारे चाचा भी गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। उन्होंने वैन का दरवाजा एक एक करके खींचकर खोला और उन आदमियों को घसीटकर नीचे उतार लिया। ताऊजी ने बिना रहम किए उनके लीडर के पेट में जोरदार लात मारी और गरज कर बोले, बोल, क्या तुम लोगों ने हमारे लिन को मारा है? मेरे चाचाओं की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उधर मेरी चाचियां बड़ी ममता से मेरा सिर सहला रही थी। मुझे तो अपनी हालत देखकर हंसी आने वाली थी। आखिर कैसे नहीं आती? मेरे शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी, जबकि उन आदमियों के चेहरे सूजकर नीले पड़ चुके थे और पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। लेकिन मेरे परिवार वालों को जैसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, मेरा बदला लेना। ताऊजी ने उनसे सवाल तो पूछा, लेकिन जवाब सुनने का इंतजार तक नहीं किया। मेरे सारे चाचाओं ने मिलकर उन लोगों की जमकर पिटाई शुरू कर दी। शांत रात में उनकी दर्द भरी चीखें लगातार गूंजने लगी। उधर सब लोग उन्हें पीटने में व्यस्त थे। इधर मैंने मौका देखकर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था वो सब पापा को शुरू से लेकर आखिर तक बता दिया। मेरी पूरी बात सुनकर पापा ने मुझे चिंता भरी नजरों से देखा। वाह, अभी से अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया है तू। इतनी सारी बातें हो गईं, लेकिन एक बार भी अपने पापा को फोन करने का नहीं सोचा। वैसे भी उस परिवार में रखा ही क्या है? तुझे वहां कभी खुशी नहीं मिलेगी। अब वापस वहां मत जाना। आज से तेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। मैं सिर हिलाकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी चाचाओं की तरफ का काम खत्म हो गया। कई आदमी जमीन पर पड़े थे और मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि मारना बंद हो गया है, वो सब डर के मारे घिसटते हुए मेरी तरफ आए और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए। बार बार जमीन पर सिर टेकते हुए गिड़गिड़ाने लगे। यंग मास्टर, हमसे गलती हो गई। यंग मास्टर, हम पर दया कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हमें सिर्फ पैसे देकर यह काम करवाया गया था। हमें सच में कुछ भी नहीं पता था। अगर हमें पहले से पता होता कि आप इतने ताकतवर हैं, तो चाहे कोई हमें कितनी भी हिम्मत देता, हम ये काम कभी नहीं करते। हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। इस बार हमें छोड़ दीजिए मास्टर। मैंने घृणा से उनकी तरफ देखा।
काफी देर बाद मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका देता हूँ। जिस तरह तुम मुझे उस घर से उठाकर लाए थे, उसी तरह वापस वहीं छोड़कर आओ। मेरी बात सुनते ही पापा की चिंतित आवाज मेरे कानों में गूंजी, लिन। मुझे पता था कि पापा मेरी बात को लेकर परेशान। मैंने उनकी तरफ मुड़कर शरारती अंदाज में आंख मारी। पापा, इस बार आप भी मेरे साथ चलिए। जब हम शू फैमिली के घर पहुंचे तब तक सुबह हो चुकी थी और तेज धूप निकल आई थी। मैं शू फैमिली के घर के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो। खिड़की से मैंने उस बेवकूफ शू और उसके पूरे परिवार को देखा। उन तीनों के अलावा लियो रोयन भी वहीं मौजूद। शू के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अब सब खत्म हो गया। भले ही हमें नहीं पता कि लिन फैमिली ने अब तक बदला क्यों नहीं लिया, लेकिन ये हमारे लिए अच्छी खबर है। बस 2 दिन और निकाल लो, उसके बाद मैं तुम दोनों के विदेश जाने का इंतजाम कर दूंगा। अही ने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब चिंता मत कर। तुम्हारे अंकल की वजह से सब ठीक हो गया है। आज से तुम ही हमारे इकलौते भतीजे हो और तुम ही इस पूरे परिवार के अकेले वारिस बनो। जब मुझे लगा कि सही वक्त आ गया है तो मैंने अपने पास खड़े ताऊ जी की तरफ हल्का सा इशारा किया। उन्होंने तुरंत मेरा मतलब समझ लिया। अचानक एक जोरदार लात पड़ी और दरवाजा धड़ाम से टूटकर खुल गया। एक ही पल में ताऊ जी के पीछे पीछे 12 आदमी और मेरे चाचा अंदर घुस आए। शू फैमिली की आंखों में डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। मैं दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे आराम से अंदर चला गया। ओह, तो तुम लोगों ने सेलिब्रेशन भी शुरू कर दी? क्या तुम्हें वो मशहूर कहावत नहीं पता, लड़ाई खत्म होने से पहले शैंपेन खोलना बहुत बड़ी बदकिस्मती होती है। मुझे देखते ही बेवकूफ शू घबराकर थूक निकल गया। तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा तुम जा चुके हो। वैसे भी तुम्हें इस घर में रहना पसंद नहीं था, फिर वापस क्यों आए? मैंने अपनी तर्जनी उंगली उठाई और सिर हिलाते हुए बोला, मिस्टर शू, लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई। तुमने ही तो कहा था कि अब ऑफिशियली मेरा नाम तुम्हारे फैमिली रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है, और जब मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ तो प्रॉपर्टी और शेयर्स में मेरा भी बराबर का हक बनता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये हरामी अकेला ही सब कुछ हड़प जाए। मेरी बात सुनते ही पागल आंट चिन के पीछे छिपा शुई डर के मारे और भी ज्यादा कांपने लगा। उधर बेवकूफ शू गुस्से से मुझे घूरने लगा। बकवास बंद कर, तू खुद को समझता क्या है? मेरे बेटे AIE की प्रॉपर्टी छीनने चला है। मैं मुस्कुराया और उसकी बात बीच में ही काट दी। मिस्टर शू, फिर से गलती कर रहे हो। इस वक्त तुम्हें मुझसे इस लहजे में बात करने का कोई हक नहीं है। शू की आंखें डर से फैल गईं। उसी समय जिन आदमियों ने मुझे किडनैप किया था उन्हें घसीटकर हॉल के अंदर फेंक दिया गया। जब शू ने उनकी हालत देखी, सबके शरीर पर चोट के निशान थे, चेहरों से खून बह रहा था, उसके होंठ कांपने लगे। अब उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मैंने शांत आवाज में कहा, प्रेसिडेंट शू, या तो अपनी सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स मेरे नाम कर दो, या फिर अपने प्यारे भतीजे के साथ जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। शू दशा के होंठ कांप रहे थे। वो अंदर से पूरी तरह डर चुका था, लेकिन फिर भी जिद पर अड्डा रहा। मैं इन लोगों को नहीं जानता, और तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सिर हिलाया जैसे उसकी बात मान ली हो, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट शू इतने ही जिद्दी हैं, तो अब हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं बचा। मेरी बात सुनते ही ताऊ जी ने बिना कुछ बोले अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। हेलो लाओ जो, तिलानकवाओ प्रिजन तुम्हें अच्छी तरह याद है ना? जरा प्रेसिडेंट शू के पिछले कुछ सालों के सारे ट्रांजैक्शंस चेक करो और उसके प्यारे बेटे शुई की सारी काली करतूतें भी निकालो। जितनी डिटेल मिले उतना अच्छा। फोन के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, ठीक है, मुझे आधा घंटा दो। मैंने शू दशा की तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। आखिर लाओ जो कौन था? वो पहले टिलंकियो प्रिजन का बॉस रह चुका था। भले ही अब रिटायर हो चुका था, लेकिन उसके कनेक्शंस आज भी बहुत मजबूत थे, और क्योंकि ताऊ जी कई साल तक वहीं बंद रहे थे, इसलिए उनकी लाओजो से गहरी दोस्ती हो गई थी। शूदाशा के होंठ कांपने लगे। तुम लोग आखिर हो कौन? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आराम से सोफा पर जाकर बैठ गया और हाथ बांध लिया। पापा, ताऊ जी, आप लोग भी बैठ जाइए, इतनी देर से खड़े खड़े थक गए होंगे। पापा मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगे। वो आकर मेरे बगल में बैठ गए, जबकि ताऊ जी और उनके बाकी आदमी दरवाजे पर खड़े हो गए। उनकी मौजूदगी ऐसी थी कि वहां से एक मक्खी भी बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन मेरी पागल आंट चिन अभी भी अकड़ दिखा रही थी। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाकर कहा, नालायक, हम तुम्हें गांव से अपने घर लाए, तुम्हें खाना दिया, रहने की जगह दी, और बदले में तुम यही कर रहे हो। बाहर के गुंडे और आवारा लोगों को लेकर अपने ही घर पर कब्जा करने आ गए। मैं हंस पड़ा। गुंडे और आवारा? आंट, लगता है आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे एक ताऊ जी ने अकेले सिर्फ एक चाकू लेकर 1000 लोगों का सामना किया था, और आप उन्हें आवारा कह रही हैं? मेरे दूसरे ताऊ जी पहले टिलंकियो प्रिजन के किंग थे। वहां कैसे कैसे लोग बंद रहते हैं ये मुझसे ज्यादा आप जानती होंगी। और जहां तक मेरे पापा की बात है, उनका परिचय देना भी जरूरी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि सुनते ही डर के मारे आपकी जान निकल जाए। आंट चिन का चेहरा अचानक बदल गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। हमें डराने की कोशिश मत करो, तुम लोग तो बस गरीब लोग हो, कर ही क्या लोगे? उसी वक्त पापा बोले। उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द सुनकर रूह कांप रही। गरीब? वो धीरे धीरे उठे और आंट चिन के सामने जाकर खड़े हो गए। जब जिंगो पर मेरा राज चलता था, तब तुम्हारा शू फैमिली बाजार में मछली बेचा करता था। शूदशा ये सुनते ही उछल पड़ा, जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। क्या तुम लिन शेन शेन हो?
पापा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शांत नजरों से उसे देखते रहे। शुदशा का चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर डर के मारे पूरी तरह कांपने लगा। उसके पैरों से ताकत निकल गई और वो धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। बॉस लिन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपका बेटा है। उधर पागल आंट चिन को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने शुदशा का हाथ पकड़कर कहा, तुम घुटनों पर क्यों गिर गए? ये तो बस कोई बूढ़ा देहाती आदमी है। चुप रहो। शुदशा ने डर के मारे उसका हाथ झटक दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये झिंगो अंडरवर्ल्ड के पुराने किंग हैं, लिन शेन। ऐसा आदमी जिससे 20 साल बाद भी कोई टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता। लियो रुयन वहीं की वहीं स्तब्ध रह गई। शुई भी भीगे हुए चूजे की तरह कांप रहा था। मुझे तो ये पूरा सीन उम्मीद से भी ज्यादा मजेदार लग रहा था। पापा अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठे शुदशा को देख रहे थे। उन्होंने शांत आवाज में पूछा, जब तुम मेरे बेटे पर जुल्म कर रहे थे तब एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो किसका बेटा है? बॉस लिन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ये सब इस औरत की गलती है। इसी ने जबरदस्ती शुई को वापस बुलाया और उसी ने शुई का सारा दोष दूसरे पर डालने की जिद की। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। आंट चिन गुस्से से चिल्लाई, शुदाशा, क्या तुम इंसान हो भी या नहीं? दोनों वहीं आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। चीखते चिल्लाते हुए उन्होंने अपनी सारी काली करतूतें खुद ही उगल दी। तो इसीलिए जब मेरे माता पिता की उस कार क्रैश में मौत हुई थी, तब जाकर मुझे पता चला कि ये लोग इतने सालों से एक बहुत बड़ा राज छिपाकर बैठे थे। मेरे मम्मी पापा का कार क्रैश कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो सब जानबूझकर कराया गया था। और इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि शुदशा और वो पागल आंट चिन थे। उस वक्त मेरे माता पिता का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा था। शुदशा उनसे बुरी तरह जलने लगा। वो बिजनेस में हिस्सा चाहता था, लेकिन मेरे माता पिता ने साफ मना कर दी। तभी उसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर मम्मी पापा की कार में छेड़छाड़ करवाई। उन्होंने शुई को भी सिर्फ इसलिए अडॉप्ट किया ताकि अपने गुनाहों पर पर्दा डाल सकें, ताकि लोगों को लगे कि वो हमारे फैमिली के अच्छे दोस्त और आखिर में हमारे पूरे परिवार की दौलत हड़प सकें। ये सब सुनते सुनते मैंने अपने हाथ इतनी जोर से भींच लिए कि मेरी उंगलियों की हड्डियां तक चटकने लगी। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। लिन, चिंता मत कर, अब पापा आ गए हैं। तभी ताऊजी का फोन बज उठा। उन्होंने कॉल उठाई। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। लाओ, जो ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। पता चला कि शुदशा कई सालों से नकली और घटिया मटेरियल बेच रहा था। रकम इतनी बड़ी थी कि उसे आराम से 8 से 10 साल की जेल हो सकती थी और शुई के केस में भी पक्के सबूत मिल चुके थे। अब उसे पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ना था। ये खबर सुनकर शुदशा ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर बर्फ का पानी डाल दिया गया हो। उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई। वो पागल आंट चिन भी वहीं ढेर हो गई। उधर शुई तो डर के मारे अपनी पैंट में ही पेशाब कर बैठा। लियो रुयन एक कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो मुझे ऐसे देख रहा थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैं उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, मिस लियो, तुम सही कहती थी। अगर मैं पूरी जिंदगी भी बैल की तरह मेहनत करता तो शायद तुम्हारे फैमिली के स्टार्टिंग पॉइंट तक भी नहीं पहुंच पाता। लेकिन दिक्कत ये है, मेरे पापा की नजर में तुम्हारा फैमिली तो उनके स्टार्टिंग पॉइंट तक भी नहीं पहुंचता। लियो रुयन के होंठ कांपने लगे। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसी समय बाहर पुलिस सिरेन की आवाज गूंजने लगी। लाओजो ने सच में बहुत तेजी से काम किया था। उसने तुरंत लोगों को भेज दिया। शुदाशा, चिनफेंगी और शुई तीनों को हथकड़ी लगाकर पुलिस कार की तरफ ले जाया गया। जब शुई को गाड़ी में बैठाया जा रहा था, वो रोते हुए चिल्ला रहा था, अंकल, आंट, मुझे बचा लीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहता। चिनफेंगी भी फूट फूट कर रोने लगी। शुदशा बस सिर झुकाए खड़ा रहा। अब उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो बिल्कुल दुम दबाए कुत्ते जैसा लग रहा था। पापा मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, लिन, अब बदला पूरा हो गया, मन शांत हुआ, चलो अब घर चलते हैं। तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। तभी मुझे अचानक कुछ याद आया। मैंने पीछे मुड़कर हॉल में खड़े डर से कांप रहे लियो रोयन की तरफ देखा। मिस लियो, मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हें ईस्ट अफ्रीका तक भिजवा सकता हूँ। वो घबराकर बार बार सिर हिलाने लगा। मुझे यकीन है, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने हंसते हुए कहा, अभी तक गई नहीं क्या? यहीं डिनर भी करना है? ये सुनते ही लियो रुयान जैसे होश में आई। वो भागता हुआ बाहर निकल गया। दरवाजे तक पहुंचकर वो अचानक रुक गया। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। शुई, क्या तुम सच में सिर्फ गांव में ही बड़े हुए हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरा नाम लिन बाबा है। याद रखना, अगली बार जब हम मिलें तो मुझे बाबा कहकर बुलाना। लियो रुयान का चेहरा शर्म से लाल हो गई और वो बिना पीछे देखे भाग गया। मेरे बगल में खड़े ताऊजी जोर से हंस पड़े। लिन, तेरा मुंह तो कमाल का है। तेरे पंच से भी ज्यादा खतरनाक तेरी जुबान है। मैं भी हंस पड़ा। वैसे मानना पड़ेगा, लियो रुयान देखने में सच में खूबसूरत थी। बस अफसोस, उसकी सोच बहुत छोटी थी। जब हम गांव लौटे तो पूरे गांव वालों ने हमारे लिए ढेर सारा खाना तैयार कर रखा था। ताऊजी, पापा और गांव के सारे अंकल और आंट्स सब मिलकर एक बड़ी दावत में इकट्ठा हुए। खाना खाते खाते ताऊजी ने पूछा, लिन, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, चिंगदा या जिंगदा? मैंने जवाब दिया, अभी तक डिसाइड नहीं किया। ताऊजी बोले, अगर मेरी मानो तो जिंगदा चले जाओ। जिंगदा तिलंकियों के काफी पास है। तभी किसी ने हंसते हुए कहा, अरे बस भी करो, हर वक्त तिलाना खवाओ। इतनी मुश्किल से वहां से निकले हो, अब वापस क्या करना है? ताऊजी हंसकर बोले,
क्यों? पुराने दोस्तों से मिलने में क्या बुराई है? मैं बस मुस्कुराता रहा और उन्हें बहस करते हुए देखता रहा। उस पल मुझे पहली बार सच्चे फैमिली का एहसास हुआ। खाना खत्म होने के बाद पापा मुझे बाहर बुलाकर ले गए। चांदनी रात वो सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, लिन, तुम्हारे असली माता पिता का केस पापा आखिर तक उसकी जांच करेंगे। शुदशा सिर्फ एक मोहरा है, मुझे पूरा यकीन है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी छिपा हुआ है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। तुम सच में बहुत अच्छे बच्चे हो, आज तक कभी मुझे परेशानी नहीं दी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं कर पाया। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, पापा इतने सालों से आप मेरी रक्षा करते आए हैं, अब मेरी बारी है, मैं आपकी रक्षा करूंगा। पापा कुछ पल के लिए चुप रह गए, फिर मुस्कुराकर बोले, अच्छा मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है। उस रात मैं और पापा बहुत देर तक बाहर बैठे बातें करते रहे। हमने मेरे असली माता पिता के बारे में, उनके अतीत के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत देर तक बातें की। अगली सुबह मुझे चिंगडा यूनिवर्सिटी के एडमिशंस ऑफिस से कॉल आया, जिंगडा यूनिवर्सिटी से भी कॉल आया। दोनों मुझे जल्दी एडमिशन लेने के लिए कह रहे थे। आखिर में मैंने जिंगडा यूनिवर्सिटी चुनी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो तिलनक्वाओ के पास थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि वहां वो कोर्स था जिसे मैं सच में पढ़ना चाहता था, लॉ। मैं वकील बनना चाहता था ताकि एक दिन अपने माता पिता के हत्यारों को मैं खुद अपने हाथों से जेल पहुंचा सकूं। जब पापा को यह बात पता चली, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरे कंधे पर हाथ थपथपा दिया। और जैसे ही ताऊजी को पता चला कि मेरा एडमिशन जिंगदा में हो गया है, वो खुशी के मारे तुरंत शहर भागे और 2 रोल पटाखों के खरीद लाए। गांव के बाहर एंट्रेंस पर पटाखों की आवाज काफी देर तक गूंजती रही। फिर ताऊजी ने मुझे एक फोन नंबर दी, ये कैपिटल में मेरा भाई है, अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो इसे कॉल कर देना। मैंने नंबर रख लिया। हालांकि मुझे लग रहा था कि शायद कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं ताऊजी की नेकी को ठुकराना भी नहीं चाहता था। जिस दिन मैं गांव छोड़कर जा रहा था, पूरा गांव मुझे छोड़ने आया। सबसे आगे पापा खड़े थे। उनकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थी, लेकिन वो अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लिन, वहां अपना अच्छे से ख्याल रखना, अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत फोन करना। जी पापा, अच्छे से पढ़ाई करना, हमारे गांव का नाम रोशन करना। आप चिंता मत कीजिए अंकल। तभी ताऊजी ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। ये रख, तेरे सारे अंकल्स की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, मना मत करना। मैं पहले मना करना चाहता था, लेकिन ताऊजी की नजरों को देखकर आखिरकार मैंने वो ले लिया। जब गाड़ी चल पड़ी, मैंने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा। पापा अभी भी वहीं खड़े थे, बस मेरी गाड़ी को दूर जाते हुए देख रहे थे। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं लगभग रो ही पड़ा था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैं लिन बाबा हूँ, विलेनस वैली का भेड़िया। मैं रो नहीं सकता। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही मैंने मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट कर दी। सब कुछ काफी स्मूथ रहा। उधर पापा अभी भी शू फैमिली वाले केस की जांच कर रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा, कुछ नई खबर मिली है, लेकिन उन्होंने मुझे डिटेल्स नहीं बताई। उन्हें डर था कि कहीं मेरी पढ़ाई पर असर न पड़े। वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं थी, जो होना होगा वो होकर रहेगा। उधर शुई को 1 साल की सजा हो गई। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। शुदाशा और चिनफेंगी को भी कई सालों की जेल हुई। साथ ही उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, ताकि जिन लोगों को उन्होंने ठगा था उन्हें मुआवजा दिया जा सके। दूसरी तरफ लियो फैमिली, जब उन्हें मेरी असली पहचान पता चली तो लियो रुयान के पापा खुद मेरे पास माफी मांगने आए। वो तो अपनी बेटी की शादी तक मुझसे करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने बिना सोचे समझे साफ मना कर दी। क्या मजाक था? लिन बाबा की होने वाली पत्नी क्या सिर्फ लियो रुयान जैसी होगी? हालांकि लियो रुयान में भी काफी बदलाव आ चुका था। सुना था कि वो फॉरेन पढ़ने चली गई है। ये सच था या झूठ, मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी कॉलेज लाइफ में पूरी तरह बिजी हो गया। मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था। मेरे ग्रेड्स हमेशा टॉप रहते थे और प्रोफेसर्स भी मुझे बहुत पसंद करते थे। जब क्लासेस नहीं होती थी तो मैं मार्शल आर्ट्स क्लब चला जाता था। कोई खास वजह नहीं थी, बस अपने शरीर को फिट रखना चाहता था। लेकिन ट्रेनिंग के पहले ही दिन मैंने क्लब प्रेसिडेंट को ही नॉक डाउन कर दी। वो 3rd ईयर का स्टूडेंट था। 8 साल से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। सुना था कि वो प्रोविंशियल चैंपियन भी रह चुका था, लेकिन उठने के बाद गुस्सा होने की बजाय वो जिद करने लगा कि मैं उसे अपना स्टूडेंट बना लूं। मुझे समझ नहीं आया, हंसूं या परेशान हो जाऊं। आखिर में हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन जुगंग चुपके से मेरे पास आया। लिन बाबा, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। मैंने पूछा, क्या बात है? वो बोला, मेरे एक दोस्त के साथ धोखा हुआ है। वो केस करना चाहता है, लेकिन सामने वाला बहुत पावरफुल है। कोई भी लॉयर उसका केस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा। मैंने पूछा, कौन लोग हैं? वो बोला, क्या तुमने जिंको की लियो फैमिली का नाम सुना है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, लियो फैमिली, काफी दिलचस्प इत्तेफाक है। ठीक है, पूरी बात बताओ। फिर जुगंग ने मुझे सब कुछ डिटेल में बताया। उसका दोस्त एक छोटा सा बिजनेसमैन था। उसने लियो फैमिली के साथ पार्टनरशिप की थी, लेकिन उन्होंने उसे धोखा देकर फंसा दिया। उसकी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई और ऊपर से वो भारी कर्ज में भी डूब गया। वो लियो फैमिली पर केस करना चाहता था। कई लॉयर्स के पास गया, लेकिन जैसे ही सबने लियो फैमिली का नाम सुना, सब डरकर पीछे हट गए। ये सुनकर मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, ये केस मैं लड़ूंगा। जुगांग हैरान रह गया। रुको, तुम तो अभी 1st ईयर के स्टूडेंट हो, क्या सच में कर पाओगे? मैं मुस्कुराया। चिंता मत करो, मेरे पीछे कोई है। जुगंग मेरी बात नहीं समझ पाया, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसी रात मैंने पापा को कॉल किया और सारी बात बता दी। सब सुनने के बाद पापा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, लियो फैमिली,
ठीक है, मैं उनका पूरा बैकग्राउंड निकलवाता हूँ। अगले ही दिन पापा ने सारी फाइल्स मुझे भेज दी। मुझे पहले कुछ भी अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पिछले कई सालों में लियो फैमिली ने बेहिसाब गंदे काम किए थे। जितना मैंने सोचा था असलियत उससे भी ज्यादा भयानक। बिजनेस फ्रॉड और कई घिनौने क्राइम्स में भी उनका हाथ था। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज किए, फिर लॉ स्कूल के एक प्रोफेसर से उन्हें चेक करवाया। उन्होंने हैरानी से पूछा, शाओलिन, इतने मजबूत एविडेंस तुम्हें कहां से मिले? मैंने जवाब दी, एक दोस्त से निकलवाए हैं। प्रोफेसर बोले, अगर तुम ये केस जीत गए तो पूरी लीगल वर्ल्ड में मशहूर हो जाओगे। मैं मुस्कुराया, मुझे फेम नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूं कि मेरे दोस्त को जस्टिस मिले। प्रोफेसर ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। आखिरकार कोर्ट हियरिंग का दिन आ गया। लियो फैमिली ने जिंगो के सबसे बड़े लॉयर्स की टीम बुला ली। जैसे ही ऑपोजिट लॉयर ने बोलना शुरू किया, उन्होंने हम पर जबरदस्त प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। मैंने एक एक करके सारे एविडेंस पेश करने शुरू किए। हर नए एविडेंस के साथ ऑपोजिट लॉयर का चेहरा और ज्यादा सफेद पड़ता जा रहा था। आखिर में कोर्ट ने फैसला सुनाया, लियो फैमिली केस हार गई। उन्हें जुगंग के दोस्त का पूरा हर्जाना भरने का आदेश दिया गया और साथ ही उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी दर्ज कर दिया गया। वहीं पर लियो फैमिली का मुखिया घुटनों के बल गिर पड़ा। जब हम कोर्ट से बाहर निकले, जुगैंग के दोस्त ने मेरे दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। वो फूट फूट कर रोने लगा। भाई, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने मुस्कुराकर कहा। इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं, जो सही था बस वही किया। जुगैंग बस एक तरफ खड़ा मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में कई तरह के इमोशन साफ दिखाई दे रहे थे। ये खबर बहुत जल्दी पूरे जिंगदा में फैल गई। फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट ने जिंग, जो कि लियो फैमिली को कोर्ट में हरा दिया। मैं देखते ही देखते पूरे लॉ स्कूल में लेजेंड बन गया। कई रिपोर्टर्स मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दी। कई लॉ फर्म्स भी मुझे हायर करना चाहती थी, लेकिन उन्हें भी मैंने रिजेक्ट कर दी। मैंने लॉ इसलिए नहीं पढ़ा था कि पैसे कमाऊं, मैंने लॉ इसलिए चुना था ताकि अपने माता पिता के लिए जस्टिस हासिल कर सकूं। लियो फैमिली वाला केस खत्म हुए ज्यादा समय नहीं बीता था कि तभी पापा का फोन आया। लिन, मुझे पता चल गया है कि शू फैमिली के पीछे कौन था। मैंने तुरंत पूछा, कौन? कुछ देर चुप रहने के बाद पापा बोले, तुम्हारे माता पिता का छोटा भाई, यानी तुम्हारा अपना अंकल। जब तुम्हारे माता पिता का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा तो वो उनसे जलने लगा। उसने शू दशा के साथ मिलकर तुम्हारे माता पिता की कार में छेड़छाड़ करवाई। उनकी मौत के बाद उसने तुम्हारे पूरे परिवार की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। आज वो जिंगजो का एक बहुत बड़ा और पावरफुल बिजनेसमैन बन चुका है। मैंने दांत भींचते हुए पूछा, उसका नाम? पापा ने धीरे से कहा, शू जेनहुआ। मैंने तुरंत जवाब दिया, पापा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। पापा बोले, जल्दी मत करो, पहले ग्रेजुएशन पूरी कर लो, फिर मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। जी पापा। फोन रखने के बाद मैं डॉर्म की खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने शहर के आसमान की तरफ देखा। यहाँ का आसमान थोड़ा धुंधला और बादलों से भरा था। हमारे गांव के साफ नीले आसमान जैसा बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे यही शहर पसंद था क्योंकि मेरे सारे जवाब यहीं छिपे थे। समय बहुत तेजी से बीत गया, पता ही नहीं चला। 4 साल गुजर गए। आज मैं शू जेनहुआ की कंपनी के नीचे खड़ा था। ये 30 से भी ज्यादा मंजिलों वाली एक बड़ी बिल्डिंग थी जो शहर के सबसे बिजी इलाके में बनी हुई थी। मैंने ऊपर लगे साइन बोर्ड की तरफ देखा, एक गहरी सांस और अंदर चला गया। फ्रंट डेस्क पर बैठी रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, सर, आप किससे मिलना चाहते हैं? मैंने जवाब दिया, शू जेनहुआ से। क्या आपका अपॉइंटमेंट है? नहीं, सॉरी सर, अपॉइंटमेंट के बिना चेयरमैन से नहीं मिला जा सकता। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया, फिर अपना फोन निकाला और एक कॉल लगाया। हेलो अंकल, मैं शू जेनहुआ की कंपनी के नीचे हूँ। फ्रंट डेस्क वाले मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। उधर से जवाब आया, वहीं रुको। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि रिसेप्शन का फोन बज उठा। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत खड़े होकर कहा, मिस्टर लिन बाबा, चेयरमैन शू ने आपको ऊपर बुलाया है। उनका ऑफिस 30वीं फ्लोर पर है। जब मैं ऑफिस के अंदर गया तो देखा कि एक मिडिल एज्ड आदमी डेस्क के पीछे बैठा था। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा कुछ हद तक मुझसे मिलता जुलता था। वो धीरे से बोला, तो तुम आ ही गए। मैंने बस सिर हिला दिया। वो उठा और धीरे धीरे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे दिखते हो, मैंने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें मेरे पिता का नाम लेने का कोई हक नहीं है। वो हल्का सा हंसा। काफी तेज जुबान है तुम्हारी, बच्चे, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शू जेनहुआ, सालों पहले तुमने ही मेरे माता पिता का कत्ल करवाया था। उसने मेरी बात से इनकार नहीं किया, बस चुपचाप वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। फिर बोला, एविडेंस कहाँ है? मैंने सामने फाइल्स रख दी। यहीं। उसने डॉक्यूमेंट्स खोलकर देखने शुरू किए। धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैंने कहा, उसकी चिंता मत करो, मेरे अपने तरीके हैं। कुछ देर तक वो बिल्कुल चुप बैठा रहा। फिर उसने पूछा, तो अब क्या चाहते हो? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, तुम्हें जेल भेजना। वो जोर से हंस पड़ा। हा, बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन कागजों से तुम मुझे जेल भिजवा दोगे? मैं बस उसे घूरता रहा। लेकिन तभी मेरे दिल में एक अजीब सा शक पैदा हुआ। उसने अपने डेस्क पर लगा एक बटन दबाया। धीरे धीरे उसके पीछे वाली दीवार खुलने लगी। उसके पीछे एक सीक्रेट डोर छिपा हुआ था। वहां से कई लोग बाहर निकले। सबसे आगे एक यूनिफॉर्म पहने आदमी था।
उसके कंधे पर चमकते हुए इंसिनिया लगे थे। शू जिनहुआ मुस्कुराया। मैं तुम्हारा परिचय करवाता हूँ, ये शहर के सबसे मशहूर लॉयर हैं, अटॉर्नी झांग, और कई सालों से मेरे अच्छे दोस्त भी। अटॉर्नी झांग मेरी तरफ देखकर बोला, लिन बाबा, तुम पर फेक एविडेंस बनाने का आरोप है। मैंने तुरंत कहा, ये सारे एविडेंस असली हैं। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, ये फैसला तुम नहीं करोगे कि एविडेंस असली हैं या नकली। इतने में कई पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया क्योंकि मुझे पता था इस वक्त उसका कोई फायदा नहीं था। जब वो मुझे ऑफिस से बाहर ले जा रहे थे, मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर शू जिनहुआ की तरफ देखा। वो बड़ी विंडो के सामने खड़ा शहर को देख रहा था। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, बच्चे, अगर अगला जन्म मिले तो इतना भोला मत बनना। मुझे एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। न वहां कोई खिड़की थी, न कोई रोशनी, बस एक बेड और एक चेयर। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया। आखिरकार दरवाजा खुला, लेकिन अंदर पुलिस नहीं आई। अंदर आए पापा, उनके पीछे ताऊजी और दूसरे अंकल भी थे। मैं हैरान होकर बोला, पापा, आप लोग? पापा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, लिन, जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। मैंने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं पापा, लेकिन आप लोग अंदर कैसे आए? पापा हल्का सा मुस्कुराए। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ शू जिनहुआ के ही कनेक्शंस हैं? तुम्हारे पापा के पास कुछ भी नहीं? लिन, भले ही मैं कई साल पहले रिटायर हो चुका हूं, लेकिन मेरे कनेक्शंस आज भी वैसे ही हैं। और वो अटॉर्नी जंग, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और शू जिनहुआ को भी अरेस्ट कर लिया गया। पापा बोले, हमने तुम्हारे सारे एविडेंस अपने भरोसेमंद लोगों को दे दिए हैं। इस बार वो किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएगा। मैंने उनकी तरफ देखा और मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं लगभग रो ही पड़ा था। पापा, ताऊजी, अंकल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पापा मुस्कुराए और बोले, अरे पगले, हम फैमिली हैं। फैमिली में थैंक यू नहीं बोलते। जब मैं उस अंधेरे कमरे से बाहर निकला तो बाहर तेज धूप खिली हुई थी। पूरी राजधानी में खबर फैल चुकी थी कि शू जिनहुआ गिरफ्तार हो चुका है। लोग कह रहे थे कि अरेस्ट होते वक्त भी वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि वो बेगुनाह है, लेकिन उसके खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैं उससे मिलने जेल गया। वो कैदी की यूनिफॉर्म पहने सलाखों के पीछे बैठा था। उसकी हालत बिल्कुल दुम दबाए कुत्ते जैसी हो चुकी थी। मुझे देखते ही वो बोला, बच्चे, आखिर तुम जीत गए। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं नहीं जीता, तुम हारे हो। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, तुम्हारे माता पिता को मैंने ही मरवाया था इन सालों में। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मुझे बुरे सपने ना आए हों। हर रात मुझे लगता था कि तुम्हारे माता पिता मुझे लेने आ गए हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखा। एक आखिरी रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे सिर्फ एक बार अंकल कहकर बुला सकते हो? मैं बिना कुछ बोले मुड़ा और पीछे देखे बिना वहां से बाहर निकल गया। जेल के बाहर पापा मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा, लिन, सब ठीक है ना बेटा? मैंने सिर हिलाया। जी पापा, मैं ठीक हूँ। उन्होंने फिर पूछा, अब आगे क्या करने का सोच रहे हो? मैंने आसमान की तरफ देखा। राजधानी का आसमान अभी भी बादलों से घिरा हुआ था, लेकिन आज मुझे वही आसमान सबसे चमकदार लग रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, पापा, मैं पहले अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है पापा, तुम्हारे साथ चलेंगे। जब हम गांव लौटे तो सब कुछ पहले जैसा ही था। गांव के एंट्रेंस पर वो टेढ़ा पेड़, ताऊजी का देसी कुत्ता, अंकल के आंगन का पपीते का पेड़ और पापा की सब्जियों की खेती। कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल चुका था। रात होते ही पूरा गांव फिर से एक साथ इकट्ठा हुआ। आंट ने मेरे पसंद का ढेर सारा खाना बनाया। ताऊजी अब भी वैसे ही थे, हर 3 बात के बाद किसी से लड़ने को तैयार। दूसरे अंकल भी बिल्कुल नहीं बदले थे। जरा सा मौका मिलते ही जेल में अपने पुराने दबदबे की कहानियां सुनाने लगते। और पापा, वो अब भी पहले की तरह शांत थे, बस मुस्कुराते हुए मुझे देखते रहते। उन्हें देखते देखते मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को गर्माहट से भर दिया हो। यही मेरा फैमिली था, विलेंस वैली। यही वो जगह थी जहां मैं बड़ा हुआ था। खाना खत्म होने के बाद मैं आंगन में आकर आसमान के तारों को देखने लगा। गांव के तारे शहर के तारों से कहीं ज्यादा चमकदार थे। तभी पापा मेरे पास आए। लिन, क्या सोच रहे हो बेटा? मैंने उनकी तरफ देखा। पापा, थैंक यू। वो हंस पड़े। अरे, फिर से थैंक यू? मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे पालने के लिए, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए, हर चीज के लिए शुक्रिया। पापा ने प्यार से कहा, लिन, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे लिए सब कुछ करना मेरा फर्ज है। मैंने बस चुपचाप सिर हिला दी। उस रात मैं और पापा चांदनी के नीचे बहुत देर तक साथ खड़े रहे, बिना कुछ बोले। अगली सुबह मुझे जिंगदा लॉ स्कूल से कॉल आया। वो चाहते थे कि मैं वहां प्रोफेसर बन जाऊं। मैंने काफी सोचने के बाद उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मैं चाहता था कि जो कुछ मैंने सीखा वो और लोगों को भी सिखाऊं और अपनी कहानी से उन लोगों को हिम्मत दूं जिन पर जुल्म हुआ है, ताकि वो जान सके कि इस दुनिया में आज भी जस्टिस जिंदा है। कॉल खत्म करने के बाद मैंने खिड़की से अपने गांव की तरफ देखा। तभी पापा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है लिन, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने जवाब दिया, पापा, अब मुझे वापस शहर जाना होगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जाओ, पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैंने कहा, चिंता मत कीजिए पापा, मैं बार बार आपसे मिलने वापस आता रहूंगा। उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है पापा, तुम्हारा इंतजार करेंगे। जब मैं गांव छोड़ने लगा तो 4 साल पहले की तरह पूरा गांव मुझे छोड़ने आया, लेकिन इस बार मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि अब मुझे पता था चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं, यही मेरी असली होम रहेगी। जब गाड़ी चल पड़ी, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, पापा अब भी वहीं खड़े थे, चुपचाप,
मेरी गाड़ी को दूर जाते हुए देख रहे थे। मैं मुस्कुराया और मन ही मन कहा, पापा मेरे लौटने का इंतजार करना, अगली बार जब वापस आऊंगा तो शहर की सबसे स्वादिष्ट रोस्ट डक आपके लिए लेकर आऊंगा। गाड़ी धीरे धीरे गांव से दूर होती चली गई। आखिरकार मेरा गांव मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैंने अपना चेहरा आगे की तरफ घुमाया और अपने सामने फैले नए सफर की ओर देखने लगा। सूरज की रोशनी बेहद खूबसूरत थी और ठंडी हवा का हर झोंका एक नई